मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर, आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष यानी बीकॉम थर्ड ईयर के अंतर्गत हमारे ईएफएम सब्जेक्ट के पेपर ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन, उसके अंतर्गत हम सहकारिता का अध्ययन कर रहे थे। आज के ई लेक्चर में हम सहकारिता के ही अंतर्गत आवासीय सहकारी समितियां यानी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी आवासीय सहकारी समितियां, अब ये क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं? विद्यार्थियों, मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। रोटी और कपड़े के साथ रहने के लिए मकान होना भी आवश्यक है। विश्व के लगभग सभी देशों को आवास की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अर्धविकसित देशों में तो अधिकांश जनता के पास रहने के लिए स्वयं का मकान ही नहीं है। विकसित देशों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को हल करने के लिए व्यक्तिगत एवं सरकारी स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सहकारी गृह निर्माण समितियों की स्थापना कर इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है और इसमें कुछ सफलता भी मिली है। सहकारी समितियों ने समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने का बीड़ा उठाया है। ये समितियां सदस्यों को सस्ती दर पर भूमि, कम ब्याज व आसान किस्तों में ऋण देकर तथा बने बनाए मकान देकर सदस्यों की आवास समस्याओं को हल कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आजकल आवास की समस्या और भी अधिक उग्र रूप धारण करती जा रही है। इसका मुख्य कारण जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि होना है। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों की क्रय शक्ति को सीमित कर दिया है। इसके फलस्वरूप वे मकान बनवाने के लिए अधिक धन बचा ही नहीं पाते। लोगों के रहन सहन के स्तर में परिवर्तन आया है। उसके कारण लोग स्वयं के मकान की आवश्यकता भी महसूस करने लगे। अतः आवास की समस्या को हल करने के लिए सहकारिता के माध्यम से आवास की समस्या को हम हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे कि सहकारी समितियां किस प्रकार से कार्य करती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। आवासीय समितियों का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को सस्ती आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ये समितियां अपने सदस्यों को सस्ती दर पर भूमि, ऋण व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। ये सदस्यों को बने बनाए मकान भी देती हैं। समितियों का मुख्य उद्देश्य गृह निर्माण में लगे हुए मध्यस्थों व सूदखोरों को हटाकर मकान निर्माण में तेजी व मितव्यय करना। सरकार इस आंदोलन के विकास में उचित सहयोग देकर आवास समस्या को हल करने में सहायता दे सकती है। अतः राज्य सरकारों को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अब हम देखेंगे विद्यार्थियों, आवासीय सहकारी समितियों का वर्गीकरण। अभी तक हमने देखा कि आवासीय सहकारी समितियां क्या करती हैं। ये समितियां अपने सदस्यों को सस्ती दर पर भूमि, ऋण व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। ये सदस्यों को बने बनाए मकान भी देती हैं। ये समितियां यानी ये तो इन समितियों की कार्य है। अब हम इन समितियों का वर्गीकरण यानी ये समितियां कितने प्रकार की होती हैं, यानी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज कितने प्रकार की होती हैं, आवासीय सहकारी समितियां कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला है विद्यार्थियों यहाँ पे व्यक्तिगत स्वामित्व वाली समिति।
व्यक्तिगत स्वामित्व वाली समितियां। तो विद्यार्थियों, जो पहली समितियां होती हैं वो इंडिविजुअल ओनरशिप कोऑपरेटिव सोसाइटी, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली समिति। तो पहला प्रकार है विद्यार्थियों व्यक्तिगत स्वामित्व वाली समिति, यानी इंडिविजुअल ओनरशिप कोऑपरेटिव सोसाइटीज। विद्यार्थियों, इस प्रकार की समितियां उन स्थानों पर गठित की जाती हैं जहां भूमि की कमी है। ऐसे स्थानों पर निजी भवन निर्माता भूमि प्राप्त करके उस पर बहुमंजिले मकान बनवा देते हैं। इसमें छोटे छोटे फ्लैट्स बना दिए जाते हैं और इन फ्लैट्स को अलग अलग व्यक्तियों को बेच दिया जाता है। ये व्यक्ति मिलकर एक सहकारी आवासीय समिति, एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करते हैं जो इनके मकानों के रखरखाव, देखभाल, सफाई, चौकीदारी, करों का भुगतान आदि की व्यवस्था करती है। समिति के निर्माण के साथ ही फ्लैट होल्डर्स अपने फ्लैट समिति को हस्तांतरित कर देते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था बंबई में देखने को मिलती है। तो पहला प्रकार क्या हो गया विद्यार्थियों? व्यक्तिगत स्वामित्व वाली समितियां, इंडिविजुअल ओनरशिप कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दूसरा प्रकार है मालिक या किराएदारी समिति। यानी ओनरशिप और टेनेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इस प्रकार की समितियों का भवन व संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है। ये समितियां अपने सदस्यों के लिए मकान बनवाकर उन्हें किराए पर सदस्यों को दे देती है। सदस्य प्रति माह किराया जमा करवाते रहते हैं। इस प्रकार प्राप्त किराए से ये समितियां भवन निर्माण के लिए प्राप्त किए गए ऋणों का भुगतान करती हैं। यानी ये समितियां इस प्रकार की समितियों का भवन व संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है। ये समितियां अपने सदस्यों के लिए मकान बनवाकर उन्हें किराए पर सदस्यों को दे देती हैं। सदस्य प्रति माह किराया जमा कराते हैं। इस प्रकार प्राप्त किराए से ये समितियां भवन निर्माण के लिए प्राप्त किए गए ऋणों का भुगतान करती हैं। जब समितियां संपूर्ण ऋण का भुगतान कर देती हैं तो किराएदार सदस्यों को भवन का मालिकाना हक दे दिया जाता है। इस प्रकार समिति ऋण लेकर भूमि खरीदती है और मकान बनवाकर सदस्यों को किराए पर देती है। ऋण का भुगतान होने पर सदस्यों को भवन का स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी समिति भवन के रखरखाव व व्यवस्था संबंधी व्ययों की पूर्ति के लिए सदस्यों से नाम मात्र किराया लेती है। यद्यपि सदस्यों को स्वामित्व का अधिकार दे दिया जाता है, लेकिन सदस्य समिति की पूर्व अनुमति के बिना ना तो मकान बेच सकता है और ना ही किराए पर दे सकता है। तो ये दूसरा प्रकार हो गया हमारी आवासीय सहकारी समितियों का। वो हो गया मालिक या किराएदारी समितियां, यानी ओनरशिप और टेनेंट कोऑपरेटिव्स। पहला क्या हो गया? इंडिविजुअल ओनरशिप कोऑपरेटिव्स, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली समितियां। दूसरा क्या हो गया? मालिक या किराएदारी समितियां। तीसरा प्रकार है सहसाझेदारी आवासीय समिति। सहसाझेदारी आवासीय समिति यानी को पार्टनरशिप हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, को पार्टनरशिप हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। विद्यार्थियों, इस प्रकार की समितियां प्रारंभ में भूमि खरीदकर उस पर सामूहिक रूप से
भवन निर्माण कर लेती हैं। यानी इस प्रकार की समितियां प्रारंभ में भूमि खरीद कर उस पर सामूहिक रूप से भवन निर्माण कर लेती हैं। भवन निर्माण से पूर्व सदस्यों से भवन की अनुमानित लागत का 25% भाग अंश पूंजी के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। भवन तैयार होने के बाद समिति उसे सदस्यों को आवंटित कर देती है तथा सदस्यों से किराया लेती है। यानी भवन निर्माण से पूर्व सदस्यों से भवन की अनुमानित लागत का लगभग 25% भाग अंश पूंजी के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। भवन तैयार होने के बाद समिति उसे सदस्यों को आवंटित कर देती है तथा सदस्यों से किराया लेती है। यह किराया किस्तों का भुगतान करने व प्रबंध व्ययों की पूर्ति के लिए पर्याप्त होता है। जब समिति संपूर्ण ऋणों का भुगतान कर देती है तो सदस्यों को 75% भाग के अंश भी दे देती है। यानी जब समिति संपूर्ण ऋणों का भुगतान कर देती है तो सदस्यों को 75% भाग के अंश भी दे देती है। अर्थात अब सदस्य मकान का स्वामी बन जाता है। अब समितियों का कार्य क्या रह जाता है? मकान का रख रखाव, सफाई, बाग, मैदान आदि की व्यवस्था करना रह जाता है। अनेक बार समिति भूमि प्राप्त कर सदस्यों को वितरित कर देती है तथा सदस्य स्वयं अपने मकान बना देते हैं। ऐसा भी होता है। तो इस प्रकार हमने 3 प्रकार देखे। पहला व्यक्तिगत स्वामित्व वाली समितियां, दूसरा मालिक या किराएदारी समितियां, तीसरा सहसाझेदारी आवासीय समितियां यानी इंडिविजुअल ओनरशिप कोऑपरेटिव्स पहला, दूसरा ओनरशिप और टेनेंट कोऑपरेटिव्स, तीसरा को पार्टनरशिप हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। अब चौथे प्रकार की बात करते हैं। चौथा प्रकार है विद्यार्थियों सहकारी गृह बंधक समिति। विद्यार्थियों हाउस मॉर्गेज कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउस मॉर्गेज कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी गृह बंधक समिति। चौथा प्रकार विद्यार्थियों ये समितियां सदस्यों के मकानों को बंधक रखकर ऋण प्रदान करती हैं। अनेक बार सदस्य पुराने मकानों के स्थान पर नए मकान बनाने, मकानों का विस्तार करने या उनकी मरम्मत करवाने के लिए ऋण लेना चाहते हैं। ये समितियां पुराने मकानों को बंधक रखकर इस प्रकार की ऋण प्रदान करती हैं। इस प्रकार की समितियां कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्यों में अधिक लोकप्रिय है। ये समितियां ऋण देने के अतिरिक्त मकान के नक्शे बनवाने तथा अन्य तकनीकी सलाह देने का कार्य भी करती हैं। अनेक बार ये समितियां स्वयं ही मकान बनवाकर सदस्यों को किराया क्रय पद्धति के आधार पर मकान देती हैं। अनेक बार ये सदस्यों के लिए केवल भूमि की व्यवस्था ही करती हैं। इस प्रकार ये समितियां ऋण देने, भूमि या बने बनाए मकान देने व तकनीकी सलाह देने का काम करती हैं। यानी सहकारी गृह बंधक समिति ये क्या होती है? हाउस मॉर्गेज कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये समितियां क्या करती हैं? ये समितियां सदस्यों के मकानों को बंधक रखकर ऋण प्रदान करती हैं। पांचवा प्रकार क्या है? फ्लैट स्वामित्व निर्माण समिति। फ्लैट स्वामित्व निर्माण समिति। फ्लैट स्वामित्व निर्माण समितियां, फ्लैट ओनरशिप हाउसिंग सोसाइटीज।
फ्लैट स्वामित्व निर्माण समिति। विद्यार्थियों, इस प्रकार की गृह निर्माण समितियां अपने सदस्यों को छोटे छोटे फ्लैट बनवाकर उचित मूल्य पर प्रदान करती हैं। यानी इस प्रकार की गृह निर्माण समितियां अपने सदस्यों को छोटे छोटे फ्लैट बनवाकर उचित मूल्य पर प्रदान करती हैं। इस प्रकार अभी तक विद्यार्थियों हमने 5 प्रकार देखे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, आवासीय सहकारी समितियों के। पहला, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली समितियां। दूसरा, मालिक या किराएदारी समितियां। तीसरा, सहसाझेदारी आवासीय समितियां। चौथा, सहकारी गृह बंधक समिति। पांचवा, फ्लैट स्वामित्व निर्माण समिति। अब हम छठे प्रकार की बात करते हैं। छठे प्रकार की जो आवासीय सहकारी समितियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं सहकारी नगरीय समिति। सहकारी नगरीय समिति। सहकारी नगरीय समिति। यानी कोऑपरेटिव टाउनशिप सोसाइटीज। इस प्रकार की गृह निर्माण समितियां राज्य सरकार, स्थानीय सरकार व अन्य प्रभावशाली स्रोतों के माध्यम से औद्योगिक नगरों व महानगरों के आसपास पर्याप्त भूमि प्राप्त करके सदस्यों को जमीन का पट्टा देती है, किंतु सदस्य समिति द्वारा स्वीकृत मानचित्र व योजना अनुसार ही भवन निर्मित करा सकते हैं। इस प्रकार की कॉलोनी के विकास का दायित्व समिति का होता है। समिति ही इन सदस्यों को मकान बनवाने के लिए ऋण प्रदान करती है। विकासशील नगरों में इस प्रकार की समितियों का विशेष योगदान। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने छठा प्रकार देखा, वो है सहकारी नगरीय समितियां यानी कोऑपरेटिव टाउनशिप सोसाइटीज। इस प्रकार की गृह निर्माण समितियां राज्य सरकार, स्थानीय सरकार तथा अन्य प्रभावशाली स्रोतों के माध्यम से औद्योगिक नगरों व महानगरों के आसपास पर्याप्त भूमि प्राप्त करके सदस्यों को जमीन का पट्टा दे देती हैं, किंतु सदस्य समिति द्वारा स्वीकृत मानचित्र व योजना अनुसार ही भवन निर्मित करा सकते हैं। इस प्रकार की कॉलोनी के विकास का दायित्व समिति का होता है। समिति ही इन सदस्यों को मकान बनवाने के लिए ऋण प्रदान करती है। विकासशील नगरों में इस प्रकार की समितियों का विशेष योगदान है। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने सहकारी आवासीय सहकारी समितियां यानी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो प्रकार देखे, वो पहला प्रकार क्या था, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली समितियां। दूसरा, मालिक या किराएदारी समितियां। तीसरा, सहसाझेदारी आवासीय समितियां। यानी फिर चौथा प्रकार क्या था, सहकारी गृह बंधक समिति। पांचवा, फ्लैट स्वामित्व निर्माण समिति। और छठा, सहकारी नगरीय समिति। इस प्रकार हमने आवासीय सहकारी समितियों के 6 प्रकार का अध्ययन किया। हमने देखा कि ये समितियां, आवासीय समितियों का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को सस्ती आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ये समितियां अपने सदस्यों को सस्ती दर पर भूमि, ऋण व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। इस प्रकार हमने इनके 6 प्रकार भी देखे। यानी पहला, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली समितियां यानी इंडिविजुअल ओनरशिप कोऑपरेटिव्स। दूसरा, मालिक या किराएदारी समितियां ओनरशिप और टेनेंट कोऑपरेटिव्स। तीसरा, सहसाझेदारी आवासीय
आवासीय समितियां यानी को पार्टनरशिप हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, चौथा सहकारी गृह बंधक समिति हाउस मॉर्गेज कोऑपरेटिव सोसाइटी, पांचवा फ्लैट स्वामित्व निर्माण समितियां फ्लैट ओनरशिप हाउसिंग सोसाइटीज, छठा सहकारी नगरीय समितियां कोऑपरेटिव टाउनशिप सोसाइटीज। तो विद्यार्थियों, आज की लेक्चर में हमने हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज आवासीय सहकारी समितियां क्या होती हैं, इनके क्या प्रकार हैं, इसका अध्ययन किया। आगे की लेक्चर्स में भी अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।